हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम बात कर रहे हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। हमने ऑलरेडी पार्ट वन में डिटेल बात की है कंपनी के ओवरव्यू, मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। इस पार्ट में पार्ट टू हम जब डिस्कस कर रहे हैं, इस हम फिनेंशियल्स और इसके वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिनेंशियल से स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। तो ये है इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस कि कैसा चल रहा है। जून क्वार्टर ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, कोविड इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा था क्योंकि डिमांड काफी कॉर्पोरेट से कम हो गई थी, सीएनजी स्टेशन सब बंद हो गए थे, राइट। तो वो एक्सपेक्टेड ही था। तो काफी जबरदस्त तरह से, मतलब ऑलमोस्ट 50% सेल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो डिक्रीज हुई है। लेकिन ओवरऑल नाउ सितंबर आई थिंक इज नाउ ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल नहीं, मतलब आई एम श्योर थोड़ी ग्रोथ भी देखेंगे तो, बट एक ऑलमोस्ट बराबर वाली 90-95% लगता है मुझे कि वी आर बैक टू द सेम लेवल्स इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। और आपको दिख भी रही होगी ग्रोथ ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक ठीक ठाक हमको दिख रही है यहाँ पे। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वही सेम स्टोरी है कि 553 करोड़ और 1143 करोड़ रुपीस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर आप समझे, 3000 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1143 करोड़ रुपीस कमाया है। तो आप समझिए द प्रॉफिट मार्जिन द कंपनी इज वर्किंग बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। वो क्यों है? जैसा मैंने बताया कि ये गैस जब ट्रांसमिशन होता है तो गैस प्राइसेस का कुछ मतलब नहीं है इनको। गैस तो डायरेक्टली जो भी इनका प्रोड्यूसर है या फिर वहां ट्रांसफर हो रहा है, इनको तो ट्रांसमिशन जो पैसे हैं उसके मिल रहे हैं, राइट। तो उसमें तो ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा है ना। आपने कैपिटल इंटेंस, आपने एक बार पाइपलाइन सेटअप कर ली तो उसके बाद जो आप कमा रहे हैं तो बस आपको वो मेजरली अपने एम्प्लॉयज वगैरह के जो भी खर्चे हैं, लाइसेंसिंग वगैरह ये खर्चे हैं वो निकालने, बाकी तो आपका सब प्रॉफिट है। इसलिए एक काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, राइट। और आप देखिए 704 करोड़ रुपीस का टैक्स इन्होंने कमाया है ओवरऑल इन दिस। अब हम बात करेंगे जब हम ग्रॉस सेल्स में, अब हम मैंने यहाँ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों को रखा है। रीजन बीइंग कि स्टैंड अलोन आपको बताएगा कि इनका कोर बिजनेस जो ट्रांसमिशन बिजनेस है उसका कैसा ग्रोथ है और क्या लेवल्स हैं। और कंसोलिडेटेड जब गुजरात गैस और इनके जो बाकी 2-3 और भी इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो भी जब इंक्लूड हो जाती हैं तो इनके ग्रॉस सेल्स क्या है। तो अब हम देखेंगे तो स्टैंड अलोन तो सिर्फ 2400 करोड़ रुपीस का है मार्च 2020 का इनका ग्रॉस सेल्स। और कंसोलिडेटेड में आप देखो 12,400। तो मैंने जैसे वो ग्राफ था ना कि 80 82 84% जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से रेवेन्यू है, तो वो क्लियरली यहाँ पर क्योंकि 10,000 करोड़ रुपीस का तो सिर्फ गुजरात गैस का रेवेन्यू है, राइट। तो वो चीज हमें यहाँ पर डिफरेंस। लेकिन गुजरात गैस का जब रेवेन्यू आता है ना उसमें मार्जिन बहुत कम आते हैं क्योंकि गैस का प्राइस भी इन्वॉल्व होता है उसमें, और उसमें सिर्फ ट्रांसमिशन का प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पे कुछ गैस का प्राइस इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ ट्रांसमिशन का पैसा मिलता है आपको। तो ये आप ध्यान रखिए, इसीलिए गुजरात गैस का रेवेन्यू बहुत ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। लेकिन हम जब प्रॉफिट्स में जाएंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन दोनों के प्रॉफिट्स में। तो अब हाँ, अब हम यहाँ पर सिर्फ 2400 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, लेकिन ग्रोथ आप देखो तो सारी ग्रोथ जो है ना लास्ट 3-4 साल में हुई है। और ये तो 2018 में ही इनके पास गुजरात गैस कंसोलिडेटेड नंबर्स हमने लिखे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंसोलिडेटेड नंबर्स में। और ये क्लियरली यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है ओवरऑल स्टैंड अलोन नंबर्स में भी। कैगर कम दिख रहा है 9.6%, लेकिन ये देखो ना यहाँ पर तो कुछ ग्रोथ ही नहीं है। मतलब 7 ईयर्स तो फ्लैट था एकदम। सब कुछ जो हुआ है लास्ट 3 साल में ही ये सेक्टर जो है वो फोकस में आया है। थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट इन दिस सेक्टर एंड दैट्स हाउ इसके बारे में बात भी बहुत ज्यादा हो रही है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो जैसा मैंने बताया कि अब देखो क्या हुआ, 2369 करोड़ रुपीस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1639 करोड़ रुपीस। और यहां पे आप देखोगे अगर हम कंसोलिडेट 12,400 करोड़ रुपीस पे सिर्फ 3,000 का, तो 3,330 करोड़ रुपीस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें से 639 करोड़ रुपीस तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। बाकी जो है वो सब्सिडरीज का है जिसमें से गुजरात गैस मेजर है ऑफ कोर्स, राइट। तो उसमें भी अगर हम देखें तो क्लियरली आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है लास्ट 3-4 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि 2278 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था मार्च 2020 में एनुअल।
उसमें से 1100 करोड़ रुपीस मतलब हाफ प्रॉफिट जो था स्टैंड अलोन बिजनेस ट्रांसमिशन लाइन का था, हाफ प्रॉफिट गुजरात गैस और बाकी जो इनकी सब्सिडरीज है उसका था। तो क्या हुआ यहाँ पे कि 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास की रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपीस का ही पैट है। तो पैट मार्जिन जो है, जो गुजरात गैस और सीजीडी और बाकी सबका भी मान लें हम, तो 10% के आसपास है। लेकिन इनके पैट मार्जिन जो हैं वो अगर हम देखें 2369 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट सेल्स पे 11 तो 45-50% का पैट मार्जिन है। तो ये डिफरेंस है। तो हमें ये समझना है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नहीं गुजरात गैस, क्योंकि वो सेल्स नंबर में हम ना ज्यादा घुस जाते हैं। जब हम एक्चुअल में एनालाइज करेंगे तो हमें समझेगा कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट भी कोई बुरी कंपनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं गुजरात गैस लो, बस गुजरात गैस लो। तो यहाँ आपको समझेगा कि यस, आई एम नॉट सेइंग कि गुजरात गैस इज नॉट ग्रोइंग और कुछ खराब कंपनी है, ऑब्वियसली दे आर आल्सो ग्रोइंग वेरी वेल, बट दे आर, इनका स्टैंड अलोन बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर इनका भी ग्रो कर रहा है और दे हैव ए 50% स्टेक इन दैट ऑल्सो, तो वो ग्रोथ भी इनको मिल रही है। तो यहाँ पे वो चीज आप समझे इस चीज में, राइट। अब गुजरात गैस का इसलिए हमने एनुअल परफॉर्मेंस अलग से दिया है आपको यहाँ पे। तो 1100 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ऑब्वियसली कैगर काफी स्ट्रांग है, मार्च 2015 की ही कंपनी है, और सेल्स भी लास्ट 3-4 साल में काफी स्ट्रांग ग्रोथ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट 3-4 साल में बहुत स्ट्रांग इनके ग्रो हुए हैं। फ्री कैश फ्लो जो है लास्ट 3-4 साल में बहुत, अगेन क्लियरली आपको समझेगा कि कितना स्ट्रांग इनका ग्रोथ रहा है फ्री कैश फ्लो का कंपनी का। और फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ पैट आप देखिए, वेरी वेरी स्ट्रांग ग्रोथ्स व्हिच आर हैपनिंग। ROE अगेन 3 years में ROE has gone to through 55 plus हो गया। ROC ही has also increased significantly well। ये दो both are consolidated numbers। तो 34 ROC is pretty good, मतलब काफी अच्छा ROC है 34% के आसपास अगर हम देखें। और ROE भी काफी अच्छा है 55 प्लस, और बहुत फास्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ दिखता है। गुजरात गैस का भी वही है कि ROE 53 के आसपास है और ROC जो है वो 29 उनका पहुंचा है। और ग्रोथ देखिए आप लास्ट 3-4 साल में सिग्निफिकेंट, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम काफी अच्छा बढ़ा है। कंपैरिजन अगर हम करेंगे अगेन यहाँ पे, तो दो टेबल्स हैं कंपैरिजन की। तो मार्केट कैप, गेल ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेयर है यहाँ पे, और उनके महानगर गैस में भी उनका स्टेक है, इंद्रप्रस्थ गैस में भी उनका स्टेक है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे उनका स्टेक्स है। तो वो तो ऑब्वियसली 42,000 करोड़ रुपीज, इट इज टॉप 50 कंपनी इंडिया की, मतलब निफ्टी 50 में भी है। 14% का एबिटा मार्जिन है गेल का, इनका 26% का है। सिमिलर बिजनेसेस हैं अगर हम वैसे देखें तो। पेट्रोनेट एलएनजी का एबिटा मार्जिन जो है वो 12.3% है। प्रॉफिट मार्जिन पेट्रोनेट एलएनजी, बिकॉज इट्स वो तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो उनका कैपिटल इंटेंसिवनेस और सब चीज़ें, उनका मार्जिन कम रहेंगे, क्योंकि मैं जैसा बोल रहा हूँ कि बिजनेसेस आर डिफरेंट। ये एक्चुअल में अगर हम कंपेयर करें प्रॉफिट मार्जिन, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीडीडी बिजनेस है, ये एक्सट्रैक्शन बिजनेसेस है, ये मिक्स है, और ये भी मिक्स है, राइट। तो एग्जैक्टली ये कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। ROC भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट सीडीडी बिजनेसेस के भी काफ़ी अच्छे हैं। ROE भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंट रेशियो, कैश कन्वर्जन साइकिल भी ठीक ठाक है। डेट इनका थोड़ा ज़्यादा है। ये मेजरली डेट उठाया था इन्होंने गुजरात गैस में स्टेक बढ़ाने के लिए, राइट। और ये कम हुआ है, ये 2.22 था, पहुंच गया था 2 years बैक, राइट, डेट टू इक्विटी। तो अब ये 0.7 पे है। आई एम श्योर, आई थिंक इनका थॉट प्रोसेस 2-3 years में, अगर अनलेस एंड अनटिल दे एक्वायर सम अदर कंपनी, तो ये शायद खत्म करने का भी हो सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में डेट है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है, राइट। तो इसलिए डेट का इशू मैं काफी कुछ कंसिडर नहीं करूंगा, और डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो वो भी एक मैं पॉजिटिव मानता हूँ यहाँ पे। डिविडेंड यील्ड कम है इनकी, काफी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, 3 साल और 5 साल की। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप, सबसे स्ट्रांग है। प्रमोटर होल्डिंग ये सिर्फ 37.6% है। गेल 52% है, ये 50% है, ये भी 32.5। तो आप अगर देखेंगे ये सारे प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डर्स, तो आप ये देखेंगे ना कि एक्चुअल में ये सब कंपनीज जो है ना, ये एक प्योर PSU नहीं बोल सकते। मतलब यस, दे आर ड्रिवन करंटली, दे आर, बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट वगैरह इनमें काफी जल्दी आ सकता है इन नियर फ्यूचर। और गवर्नमेंट के लिए भी इट विल बी बेनिफिशियल, कि व्हाई विल गवर्नमेंट वांट टू बी इन दैट बिजनेस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज, राइट। तो वो भी कहेंगे ठीक है यार, हम 37% तो स्टेक हो ही गया है मेरा, अभी मैं क्यों बिजनेस करूं मैनेज, आप
दूसरे प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाइए और हम सिर्फ स्टेक लेके बैठेंगे और प्रॉफिट लेंगे उसमें से। तो ये एक मॉडल मेरे को लगता है कि एक बिलीवेबल मॉडल है, एक पॉसिबल मॉडल है। तो फाइनेंशियल्स में नेगेटिव तो मेरे को बस यही लग रहा है कि फ्लैट ग्रोथ है 2017 तक, विच वाज अ मेजर इशू। वॉल्यूम्स कम भी हुए थे काफी सिग्निफिकेंटली, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट फोकस और सारी चीजें सेटअप हुई, थिंग्स इम्प्रूव्ड, सीडीडी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपने भी देखा होगा लास्ट 3-4 साल में सीएनजी स्टेशन और गैस पाइपलाइंस हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लगती है कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू होने वाला है। होपफुली 2017 से पहले का ट्रेंड नहीं आना चाहिए इस सेक्टर में वापस। गुजरात गैस पे डिपेंडेंस है इनकी, नो डाउट, ग्रोथ के लिए, और डेट टू इक्विटी थोड़ा हायर है बस, ठीक है, बट मेरे को वो लगता नहीं इट्स नॉट अ बिग फैक्टर। रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, कैश फ्लो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, डेट रिड्यूस हो रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लास्ट 2-3 ईयर्स में बोल रहा हूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है कंपनी की। तो फाइनेंशियल्स तो वाइज, आई थिंक ग्रोथ वाइज, नंबर्स वाइज, आपको लग रहा है क्या कुछ खराब है? आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है क्या इस नंबर्स में, कुछ इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, लेट्स डिस्कस अबाउट इट यार। आप लिखो कमेंट सेक्शन में और हम बात करेंगे कि अगर हमें लगता है कि आपको कोई नंबर में कुछ गड़बड़ लग रही है तो। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कंपनी की, तो जैसा मैंने बोला कि मार्केट ने थोड़ा सा इसको एज ए पीएसयू की तरह ही ट्रीट किया है। और अगर हम लास्ट 3 साल की, जब कंपनी हैज गिवन सच अ गुड ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड सेल्स, तो वो स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, उसे 3.7% का ग्रोथ है, जबकि सेंसेक्स 11% से ग्रो कर चुका है, राइट। तो वो चीज हमें देखें कि वो उतना ज्यादा इसको वो बेनिफिट नहीं मिला है। इवन मिड कैप इंडेक्स जो है, जो इसमें है, वो भी ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ा है। तो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास का इनका ग्रोथ रेट है, जो कि बाकी मिड कैप इंडेक्स का ग्रोथ रेट है, राइट। और पीई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दे आर एट ऑलमोस्ट 9 पी करंटली, राइट। और वो चीज आप समझो कि एवरेज 3 इयर्स की 10.8 है, 5 इयर्स की 14.4 है। पी रिड्यूस हुआ है क्योंकि अर्निंग बढ़ी है, प्राइस नहीं बढ़ा ज्यादा। तो बेस बढ़ रहा है लेकिन प्राइस उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, और उसकी वजह से पी जो है वो उतना ग्रो नहीं हुआ है इस कंपनी का, राइट। और सारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस बाय बुक भी कम हुई है, मार्च 2019 से ही कम है, राइट। ईवी बाय एबिटा भी कम है, ईवी बाय एबिट भी कम है, और मार्च मार्केट कैप बाय सेल्स भी अगर हम मार्च 2018 और 17 से देखें तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। तो एक अच्छे वैल्यूएशन भी लिखता है इन सब पैरामीटर्स देख के, राइट। अगर हम रिलेटिव वैल्यूएशन देखें तो प्राइस, अगर हम पी के हिसाब से देखें तो प्राइस, लेकिन ऑब्वियसली मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये कंपैरिजन हमने महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, हम सबके साथ किया है जिनके पीस काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। और दे आर नॉट एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन एज आई सेड, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस हैं। बट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो एक 16% का एवरेज पी चल रहा है, लेकिन दे आर एट 9 कंसोलिडेटेड पे, और प्राइस जो है अभी 230 के आसपास है, तो 400 के आसपास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन दिस वैल्यूएशन। और ईवी बाय एबिटा के हिसाब से भी जो है मार्केट ईवी जो है वो 13-14,000 के आसपास आ रहा है, और जबकि रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से 36 के आसपास आना चाहिए। और एसओटीपी हमने क्या किया कि ग्रास गैस ट्रांसमिशन का अलग से वैल्यूएशन किया और गुजरात गैस का अलग से किया। तो उसमें अगर, लेकिन फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि कंपैरिजन किसके साथ करें। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट इज अ ट्रांसमिशन बिजनेस, गेल भी आप कह सकते हो कि ट्रांसमिशन बिजनेस है, लेकिन गेल के बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं कंसोलिडेटेड में देखें अगर हम, तो स्टैंड अलोन में भी देखें तो गेल एक राइट कंपैरिजन है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं गुजरात स्टेट का। लेकिन पेट्रोनेट एग्जैक्टली एक राइट कंपैरिजन, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। तो वो अगर हम देखें ओवरऑल तो यस, यहाँ पर लगता है कि रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है अगर हम इनको कंपेयर इसके साथ करें। और गुजरात गैस जो है वो सस्ता है, बिकॉज आईजीएल एंड एमजीएल आर एट हायर पी। तो ये सारी चीजें क्या है ना, आप किस तरह से वैल्यूएशंस कर रहे हैं और किस तरह से हैं, आप उस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक ग्रोथ, तो एक सिंपल सी चीज अगर हम समझें उस चीज में, और कोई कंपनी में प्रॉब्लम है क्या, कैसी कंपनी है, इंडस्ट्री कैसी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें अगर हम 10 साल के हिसाब से, तो आपको कैसा लग रहा है। तो उस हिसाब से हमें तो एक वैल्यूएशन जो है वो ग्रीन लग रहा है इसका, राइट। ओवरऑल की इट इज एट अ वेरी गुड वैल्यू अवेलेबल, और इसकी वजह से ही हमारे 2 पोर्टफोलियोज में, मॉडल पोर्टफोलियोज में ये कंपनी ऑलरेडी है अवेलेबल, राइट। एक वैल्यू में है, स्मॉल एंड मिड कैप में भी ये अवेलेबल है। तो आप उस हिसाब से ये समझिए कि हमने
ये जो एनालिसिस किया है ये प्रॉपर 5G फ्रेमवर्क पे एक फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम 10 ईयर्स के होराइजन के हिसाब से, 8 to 10 ईयर्स के होराइजन के हिसाब से देखते हैं, तो ये सारे ग्रीन पैरामीटर्स हमें लगते हैं। ओवरऑल अगर हम स्वॉट देखें तो एक तो गुजरात जो है हमने देखा कि एक एज ए जोग्राफी बहुत अच्छी है, दे आर द लार्जेस्ट इन गुजरात, पेरेंट भी अच्छा है, पूरा वैल्यू चेन कवर हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी सब्सिडरी है गुजरात गैस, राइट। और क्रॉस कंट्री ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हो गई है, तो गुजरात के बाहर भी इनके पास अभी ऑप्शंस आ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, फ्री कैश फ्लोज अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है लास्ट 3 साल में, राइट। अगर वीकनेस की बारे में एक बात करें, यस दिस इंडस्ट्री इज रेगुलेटरी डिपेंडेंस एंड दैट इज द मेजर वीकनेस एंड दैट इज अ थ्रेट एज वेल, राइट। कि कुछ भी नया रेगुलेशन लाया कहीं कि कल पता चला कि भाई चलो ये कंपटीशन करो, ये करो, वो करो, तो वो एक प्रॉब्लम है। आई थिंक हमने जब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज किया था ना, तो वहां पर भी हमने यही मेन बात की थी कि कई बार ये सारी चीजें जो है ना वो अटक जाता है कि यार ये रेगुलेशन कहीं चेंज ना हो जाए, कुछ चेंज ना हो जाए, कोई चीज अभी जैसे ओपन एक्सेस की बात की मैंने, तो वो चीज में क्या उसका इम्पैक्ट होगा वो समझना, और क्या चीजें होगा लॉन्ग टर्म में, तो वो चीज एक आइडेंटिफाई, वो हमेशा एक रिस्क रहेगा, वो थ्रेट और वीकनेस दोनों रहेंगे, राइट। और वीकनेस दूसरी एक इंडस्ट्री की ये कह सकते हैं या कंपनी की कह सकते हैं कि ऑब्वियसली दे विल ऑलवेज हैव टू बिड एंड सी कि भाई मेरे को ये नया ज्योग्राफी मिले ट्रांसमिशन लाइंस के लिए सेटअप करने के लिए, तभी उनकी ग्रोथ होगी, राइट। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स टू ग्रो, राइट। एक तरह से नॉट एग्जैक्टली ऑन, एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनल फैक्टर्स, तो वो एक प्रॉब्लम है, राइट। और डेट थोड़ा सा ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो सीएनजी वॉल्यूम्स इंप्रूव होने चाहिए, हमारे एलएनजी का भी स्पॉट प्राइसेस हमारे कम हो गए हैं, और आगे गैस प्राइस डिस्कवरी इंप्रूव होनी चाहिए हमारी, राइट। और बाकी कैपेसिटीज इंप्रूव हो रही हैं, कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से डिमांड जो है काफ़ी अच्छी आनी चाहिए फ्यूचर में फॉर नेचुरल गैस। थ्रेट्स मेरे हिसाब से मेजरली रेगुलेशन का ही है, थ्रेट ऑफ ओपन एक्सेस नॉर्म्स, रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्टिंग पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि इट विल नॉट बी सो, मतलब इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं गैस पे मत जाओ, अब आप जो है विंड एनर्जी पे जाओ या सोलर एनर्जी पे जाओ। आई थिंक दे विल बोथ ग्रो, तो मुझे दे आर, आई डोंट थिंक दे आर competing with each other currently, because उनके पास एक बहुत बड़ा कंपटीशन है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो वो मुझे बहुत बड़ा थ्रेट नहीं लगता है लिखने में, वी हैव रिटन, बट एक छोटा थ्रेट लगता है। बाकी गैस प्राइसेस तो हमेशा जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में इम्पैक्ट होते ही रहेंगे, कतार के साथ कल हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया, तो हम नहीं कर पाएंगे इम्पोर्ट वहां से, तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती है। आई थिंक ये सब इंडस्ट्रीज थोड़े बहुत इन सबसे इम्पैक्ट होती ही हैं, सो आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट देम टू मच। सो दैट इज ऑल वी हैव ऑन दिस वीडियो। आपको कोई क्वेश्चन है ऑन फिनेंशियल्स, वैल्यूएशंस या कंपनी वगैरह पे भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड लेट्स हैव a healthy discussion on this company. As I said, I am not an expert of this sector. In last 1 week to 10 days, I have read a lot about this company as well as sector. उसके बेसिस पे आपसे सारी नॉलेज शेयर की है। आपके पास कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिविया हो, इंफॉर्मेशन हो, आपने कुछ पहले एनालाइज किया हो और क्यों इन्वेस्ट किया या नहीं किया, कुछ अगर वैसा है तो आप प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको ओवरऑल कैसा लगा ये वीडियो। सो दैट इज़ ऑल वी हैव। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।